साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार को नए सीएम मिल गए हैं और इस बार बिहार को पहली बार बीजेपी के सीएम मिले हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी। लगभग सभी को लग रहा था कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी का कोई भरोसा नहीं होता, वो हमेशा चौंकाने वाले डिसीजंस देती है। परंतु सम्राट चौधरी को बना दिया गया है। सम्राट चौधरी बिहार में कुशवाहा समाज से आते हैं, एक तरीके से कोरी समाज, जिसकी पॉपुलेशन बिहार में लगभग 4.2% है। इससे पहले जो नीतीश कुमार आते थे वो कुर्मी समाज से आते थे, जिनकी पॉपुलेशन बिहार में करीब 2.8% है। तो अगर कास्ट के डायनेमिक्स देखें तो एक बड़े समाज को कैटर करते हैं। लेकिन बिहार में क्या कास्ट पॉलिटिक्स ही करनी है? नहीं, बिहार में अब नए तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। जो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है सेंट्रल लेवल पर या यूपी लेवल पर या अन्य राज्यों में, वही चीजें अब आपको बिहार में देखने को मिलेंगी। अमित शाह ने एक लॉन्गर विजन में सोचते हुए सम्राट चौधरी को 2018 से 2026 तक तैयार किया, नरिश किया और उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में ये कवायद तेज है कि यहाँ पर जितने भी इलीगल तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, इनको ढूंढा जाए, छांटा जाए, फिर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए और फिर वहाँ से इनके देश भेज दिया जाए। इस तरह की एक प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस एसआईआर के रूप में अलग अलग प्रदेशों में भी चल रही है। यूपी में आपने देखा, बिहार में देखा, बंगाल में देखिए कितना बड़ा बवाल कर दिया है, तमिलनाडु में हुआ। तो हर जगह एक तरीके से दवाई छिड़की जा रही है जिससे कीड़ों को निकाल करके बाहर किया जा रहा है। ऐसी दवाई बिहार में भी अच्छे से छिड़की जा सके, इसलिए ऐसा नेता जरूरी था जो फायर ब्रांड नेता हो और जो उसी लाइन पर चले जिस लाइन पर योगी जी या हेमंता बिस्वा शर्मा चल रहे हैं। और ऐसे गुण बिहार में फिलहाल सम्राट चौधरी में ही दिख रहे हैं। उनमें ये फायर शुरू से था जिसे अमित शाह ने विद द टाइम नरिश किया। अब कुछ कंट्रोवर्सी भी है, कुछ इनका इतिहास भी है। तो एक बार ये देखते हैं कि सम्राट चौधरी का अभी तक इतिहास क्या रहा है। ये दूसरी पार्टी से आए हैं और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने कोई ऐसा नेता सीएम बनाया है जिसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो लेगेसी है, वो भी नेताओं वाली ही रही है। तो इनका एक बार बैकग्राउंड देखते हैं, फिर आते हैं उस मुद्दे पर कि जिसकी वजह से इनको गद्दी सौंपी गई है। देखिए, सम्राट चौधरी 1999 में आरजेडी में शामिल हुए जब राबड़ी देवी वहां पर सीएम थी और शामिल होने के तुरंत ही उनको एक मंत्रालय मिल जाता है, जिसके बाद उनको लेकर के कंट्रोवर्सी होती है कि ये तो अभी उतनी एज के हैं ही नहीं कि ये असेंबली में बैठ सकें, मंत्रालय ले सकें, इनको कैसे इतनी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि 1995 में एक तारापुर मर्डर केस हुआ था, जिस मर्डर केस में सम्राट चौधरी का भी नाम आया था। लेकिन सम्राट चौधरी उससे एक तरीके से बरी हो गए या उस केस में लिप्त नहीं हो सके क्योंकि उस समय वो 18 साल की उम्र से कम थे। और आप जानते हैं कि जुवेनाइल होता है तो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे कि नॉर्मल क्रिमिनल को किया जाता है। तो अपनी एज का हवाला दे करके ये बच गए। 18 के उस समय 16 से भी कम के थे ये। तो वहां पर तुमने एज कम बता दी अदालत को और यहां पर तुम एज ज्यादा बता करके असेंबली में आना चाह रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। इसीलिए ये असेंबली में आ ना सके। फिर 2000 में आए, कैसे भी करके वापस राबड़ी देवी की सरकार में आए और मंत्री बने। धीरे धीरे ये आरजेडी में रहते हुए फिर जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आ गई तो विद द टाइम 2009 में आरजेडी में ही, जो कि आरजेडी वहां पे विपक्ष थी, तो विपक्ष के विप बने, चीफ विप बने। उसके बाद इन्होंने फाइनली 2014 में आरजेडी छोड़ दी, लालू यादव की पार्टी छोड़ दी और जेडीयू ज्वाइन कर ली, जो कि नीतीश कुमार की थी। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद फिर बताया गया कि इन्होंने हम पार्टी भी ज्वाइन करी और यह पाया गया कि जब मांझी ने सत्ता संभाली थी, आप याद करिए, बीच में नीतीश कुमार ने अपने पद से हट करके सत्ता जीतन राम मांझी जी को सौंप दी थी, याद कीजिए। उस समय ये मंत्री बने थे और बाद में फिर इन्होंने वो पार्टी भी छोड़ दी और 2018 में ये बीजेपी में शामिल हो गए, जहां पर इनको उपाध्यक्ष बनाया गया 2018 में। अब सोचो, बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आ रही है जो पहले आरजेडी में था, फिर जेडीयू में गया और इस समय वो उपाध्यक्ष बन रहा है, डायरेक्ट उपाध्यक्ष बन रहा है। तो कुछ तो उसमें ऐसा टैलेंट देखा होगा, हर किसी को तो ऐसा नहीं किया जा सकता। साहब उपाध्यक्ष बना दिया गया और विद द टाइम देखा गया कि इनको नरिश करते गए और 2023 में इनको बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट बना दिया गया और फिर जनवरी 2024 में इनको बीजेपी का असेंबली प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक तरीके से केवल असेंबली यूनिट को देखेंगे ये। तो इस लेवल का इनका प्रमोशन होता रहा और फिर ये डिप्टी सीएम बन गए, डेप्यूटी सीएम। और उसके बाद जब पिछले साल चुनाव हुए, नीतीश कुमार फिर से सीएम बने, अभी जो हाल फिलहाल चुनाव हुए थे, तो उसमें ये फिर डेप्यूटी सीएम बने।
तो यानी बीजेपी में आने के बाद में इनका कद बढ़ता ही चला गया, घटा नहीं है, और अब सीएम बन गए। तो ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह इस चीज को नोट ना कर रहे हो या इनको किसी दबाव में बना दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई टैलेंट ही होगा। अब जो मैंने मर्डर केस बताया था 1995 वाला, जिसमें इनकी एज की वजह से बच गए थे, उस मर्डर केस की बात उठा दी थी अभी पिछले भी चुनाव हुए जो बिहार में, इसमें आपके प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का कहना था कि ये आदमी तो गड़बड़ कर रहा है। उस समय मर्डर केस में बोला था कि मैं छोटा हूं, और अभी जब इन्होंने अपना नामांकन भरा है चुनाव लड़ने के लिए तो उसमें एज कुछ और दिखाई है, यानी दोनों एज मैच नहीं कर रही। तो इस बात को लेकर के कंट्रोवर्सी की गई, लेकिन वो कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं रहा। अभी देखा जाए तो सम्राट चौधरी के पास लगभग 11 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जमीनों के रूप में है इनके नाम, इनकी पत्नी के नाम, और एक छोटा हिस्सा ऐसा है जो उनके पास कैश है, गाड़ियां हैं, थोड़ा बहुत जेवर वगैरह है, ये बताया गया है। इनके पिताजी जिनका नाम शकुनी था, वो भी एमएलए रहे हैं, 6 बार एमएलए रहे हैं। इनकी माताजी एमएलए रही हैं, इनकी माताजी जिनका नाम पार्वती, वो भी एमएलए रही हैं, और ये भी एमएलए रहे हैं। एक तरीके से 1999 से लेकर के अब तक एमएलए ही रह रहे हैं ये। तो इतना अनुभव इनके पास भी है। 2 केस इन पे अभी चल रहे हैं, लेकिन वो मर्डर केस नहीं है। एक केस है कि भाई इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, कहीं उल्टा सीधा भाषण दे दिया, कहीं पर भीड़ भड़क गई तो उसमें इनका हाथ है। इस तरह से छोटे मोटे केस इन पर 2 चल रहे हैं, बट कोई बड़ा केस इन पर नहीं चल रहा। ये इनका एक बैकग्राउंड मैंने बता दिया। इनकी जो आइडियोलॉजी है, पहले इनकी फोटो निकाल लें तो थोड़ा सही रहता है। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी यही है कि किसी को क्राइम नहीं करने दूंगा, नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद इनकी आइडियोलॉजी है। और अभी तक जो नक्सल प्रभावी इलाके थे बिहार में, उनको भी नक्सल मुक्त करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे, ऐसा बीजेपी ने प्रण लिया था। तो उसमें बिहार में इन्होंने वो काम किया है। बीच में याद करिए, जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था और आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी और ये बीजेपी में थे उस वक्त, तो उन्होंने ये कसम खाई थी जब तक नीतीश कुमार को सीएम पद से नहीं हटा दूंगा तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी रहे हैं, बीच में काफी बयानबाजी भी रही है। नीतीश कुमार ने इनको बोला है कि बीजेपी के कुछ नेता अनुभवहीन नेता हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको सिर्फ बोलना आता है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फिर से वही गुंडाराज लेकर के आ रहे हैं जो पहले था, और अब जो सुशासन है वो कुशासन में बदल गया है, इस तरह से इन्होंने बातें कही थी। फिर बाद में जब नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने लगे तो फिर उन्होंने पगड़ी पहन ली थी। तो इनको नीतीश कुमार का भी टसल रहा है। जैसे जैसे इनका कद बढ़ता जा रहा था, नीतीश कुमार भी समझ रहे थे कि ये बढ़ता हुआ कद आगे जाके मेरे लिए दुखदाई होगा, इसलिए भी हो सकता है नीतीश कुमार इनके खिलाफ बयान देते रहे थे बीच में। फिर फाइनली नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा। मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई नीतीश कुमार को, या ऐसी कौन सी फाइल दबा ली है बीजेपी वालों ने कि नीतीश कुमार हंसते खेलते अपने पद से रिजाइन करके राज्यसभा में चले गए और इनको सीएम बनाने के लिए राजी हो गए। जाने कौन सी घुट्टी पिलाते हैं, पता नहीं। वो नीतीश कुमार जो कभी सीएम पद से इस्तीफा, क्या मतलब कुर्सी छोड़ते तक नहीं थे, वो बड़ी आसानी से छोड़ के चले गए। याद कीजिए 2024 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और नीतीश की पार्टी बीजेपी को समर्थन दे रही थी, तो लोगों का कहना यह था कि भाई इसका तो पता नहीं नीतीश कुमार कब पलट जाएं, कब समर्थन वापस ले लें, बीजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है। और इसको लेकर के कई पत्रकार आए दिन भविष्यवाणी करते थे कि सरकार 6 महीने में गई, कि 2 महीने में गई, कि 1 महीने में गई, इस तरह से बातें चलती थी। लेकिन ये लोग भूल जाते थे कि ये नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों को भी साथ के चल रहे हैं। तो जिस आदमी में इतना टैलेंट है कि वो ईरान से, इजराइल से, यूएस से, रूस से, सबसे एक साथ बना के चल पा रहा है, तो क्या वो 4 दलों को अपने साथ नहीं साथ पाएगा? दुनिया के इतने देशों को साथ रखा है। तो लोग शायद ये भूल गए थे, और ये नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि नीतीश कुमार जो खुद छोड़ के जाने की प्रैक्टिस करते रहे हैं, या पत्रकारों को, जनता को लगता था कि बीजेपी की सरकार तो अस्थायी सरकार है, वो अब खुद देख ले कि किस तरह से नीतीश कुमार खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज द पीक पॉलिटिक्स। मैं हैरान होता हूं कि क्या दिमाग चलता है अमित शाह का। आप याद करिए 2018 में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी अच्छे खासे तरीके से। वो कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे आकर के 2-3 साल में ऐसी टूटी कि उसके 2 फाड़ हो गए कांग्रेस के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पार्ट लेकर के बीजेपी में जुड़ गए, और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। वहां पर कांग्रेस ही तोड़ दी बीच में से। ऐसे याद कीजिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में धोखा देने का प्रयास किया था कि हम समर्थन नहीं देंगे, और शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर के सत्ता हासिल कर ली थी।
फिर बाद में विद द टाइम क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दो टुकड़े हो गए और शिवसेना तो गई गई, साथ में चुनाव चिन्ह भी चला गया एक नाथ शिंदे के पास। उसी तरह से एनसीपी, शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, वो चाणक्य अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, उस पार्टी के दो फाड़ हो गए और एक फाड़ अजित पवार अपने साथ ले गए और चुनाव चिन्ह भी ले गए। और अब देखिए बिहार में जो नीतीश कुमार का ही डर था अब गए कि तब गए, वो खुद ही गए। तो जो पत्रकार एनालिसिस करते हैं, पत्रकारों का सम्मान है, लेकिन वो पत्रकार अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जो 1990s था, 2000 था, जिस तरह से पॉलिटिक्स पहले होती थी। 2014 के बाद वे ऑफ पॉलिटिक्स ही बदल गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप 2014 से 19 वाला मोदी, 19 से 24 वाला मोदी और 24 से 29 वाला मोदी, तीनों जब कंपेयर करोगे ना, सबसे खतरनाक मोदी मिलेगा अब वाला, 2024 से 29 वाला। अभी फैसले आने वाले हैं, अभी आप देखना। 29 में बात करेंगे आपसे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए आपको कौन सा लगता है, कौन सा मोदी का जो एरा था वो बेस्ट था। तो आपको लगेगा वो बेस्ट था जब मोदी की सीट सबसे कम थी। ठीक है ना। तो ये वे ऑफ पॉलिटिक्स में मैं बात कर रहा हूं। तो मैं वापस बिहार पे आता हूं कि अमित शाह ने इनको चुना, कारण क्या है, बीजेपी अब लॉन्ग टर्म गोल देख रही है, और वो ये कि जिस उद्देश्य के लिए बीजेपी को लाया गया था, अभी तक कई लोग इस बात के लिए नाराज थे कि मोदी को हम लेकर आए थे हिंदुत्व के लिए, वो हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे, यहाँ तो हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रहे। अब कुछ विदेशियों ने यूजीसी का प्रोपेगेंडा पकड़ा दिया तो सब यूजीसी कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कोई वीडियो डालूंगा और उसमें यूजीसी से संबंधित कोई कमेंट ना आए। कुछ नहीं पता लोगों को यूजीसी क्या है, बट कमेंट करना है क्योंकि किसी ने बीज बो दिया है। सब यही कह रहे हैं कि अरे मोदी अब हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो तो सब मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, अरे मोदी ने क्या किया 12-13 साल में, और मोदी तो बेकार हैं, ये है वो है, कुछ भी बोल रहे हैं। बट उन्हें नहीं पता कि कैसे जमीन तैयार की जा रही है। अब आप देखिए जमीन तैयार हो कैसे रही है। देखिए यूपी में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जमीन कैसे तैयार हो रही है। अरे ये चल क्यों नहीं रहा। किस तरह से योगी जी यहां पर कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं, किस तरह से माफियाओं को खत्म कर रहे हैं, किस तरह से जितने भी मौलाना जो यहाँ पर दंगा भड़काते थे उनको साफ किया जा रहा है, और मौलानाओं को जिनको जेल में भरा जा रहा है वो खुद बाहर आने को तैयार नहीं है, कहते भाई हमें जमानत नहीं चाहिए। तो यूपी की बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए, आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद आसाम के हिमंता बिस्वा शर्मा, आप जान ही रहे, साफ साफ कहते हैं मुझे मियाओं का वोट नहीं चाहिए और ना उनके लिए काम करूंगा। मियाओं से मतलब जो बांग्लादेश से असम में आए हैं। यहाँ कई मदरसाओं को समाप्त कर दिया गया है, और हिमंता बिस्वा शर्मा की अप्रोच क्या है आप जान ही रहे हैं। उसके बाद आइए आपके यहाँ, अच्छा ये हिमंता बिस्वा शर्मा भी आसाम में ही सीमित, ऐसा नहीं है, प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट में है इनका, पूरी अपनी सेटिंग बैठा रखी है। उसी तरह से आप महाराष्ट्र में आइए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस किस तरह से, अच्छा देवेंद्र फडणवीस का काम अभी तक आपको सिर्फ लगा था डेवलपमेंट वाला। पानी की समस्या देखिए कि पहले कितने किसान आत्महत्या कर लेते थे पानी की कमी से, महाराष्ट्र में सूखा पड़ता था, हम जमीन देखते थे चटकी हुई जमीन दिखाई जाती थी और किसान माथा पकड़ के बैठा है। आज देखिए ये समस्या ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पानी पहुंचा दिया। तो देवेंद्र फडणवीस ने पहले तो बुनियादी चीज़ें करी, अब धारावी जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम है उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही अब अगर आप महाराष्ट्र की न्यूज़ को देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी दवाई छिड़की जा रही है, और ये जितने भी कट्टर कीड़े हैं ये निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। 1-2 साल में भी आप देखना महाराष्ट्र में आपको दवाई का असर देखने को मिलेगा। गुजरात आपको पता ही है डायरेक्टली अमित शाह के अंडर में चल रहा है एक तरह से, ठीक है। एमपी में भी किस तरह से मोहन यादव कभी कभी बुलडोजर एक्शन ले लेते हैं, आप जान ही रहे हैं। मोहन यादव के कई काम ऐसे हैं जिनसे जनता सेटिस्फाइड नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, और मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिजर्वेशन का मामला हो, कभी रामायण पे कुछ हो, बट मे भी कारण ये भी हो सकता है कि एमपी एक ऐसा राज्य है जिसमें जंगल का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ एसटीज ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन ट्राइब्स को भी अगर आपको खुश करके रखना है तो कुछ ऐसे बयान और काम करने पड़ते हैं, मैं भी इसलिए कर रहे हूँ, बाकी मैं जानता नहीं हूँ, बट हाँ मोहन यादव कुछ तो प्रयास कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। छत्तीसगढ़ किस तरह से राय साहब ने यहाँ पर नक्सलियों से मुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सल सबसे ज़्यादा था, याद कीजिए, अब बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री आए, अभी तक इनका कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिला है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जा सके, और पता भी नहीं चल रहा है कि उड़ीसा में हो क्या रहा है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बाकी उड़ीसा शुरुआत से ही मेडिकल इमरजेंसीज को लेकर के बहुत अच्छा राज्य रहा है। इससे पहले नवीन पटनायक जो थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री थे, और उनका जो अस्पतालों का मॉडल है, क्योंकि उड़ीसा में आए दिन तूफान आ रहा है, कभी सुनामी की लहरें आ रही हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो उड़ीसा अक्सर इन डिजास्टर से
जूझता रहा है, इसलिए वहाँ की सरकार ने ऐसे इंतजाम करके रखे हैं कि कोई भी डिजास्टर आए तो तुरंत अस्पतालों को एक्टिव करके लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो डेवलपमेंट के उसमें बोला है मीन्स में, तो अच्छा है, लोग काफ़ी सेटिस्फाइड और नवीन पटनायक की वजह से हैं। बीजेपी ने वहाँ कुछ ऐसा काम किया और रिमार्केबल सामने नहीं आया है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार यहाँ पे चला रही है, लेकिन याद कीजिए झारखंड में हेमंत सोरेन बिल्कुल केंद्र सरकार से ताल मिला के चल रहे हैं, कुछ पंगा नहीं ले रहे हैं केजरीवाल की तरह। तो अभी तक झारखंड में ये देखा गया है कि बांग्लादेशी कई आकर के झारखंड के जितने भी एसटीज़ हैं उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं, उनकी महिलाओं से शादी करके उनके राइट्स को हड़प रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ अब धीरे धीरे हेमंत सोरेन ने भी एक्शन लेना स्टार्ट किया है। आने वाले समय में देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। जयपुर, ये राजस्थान में भजनलाल शर्मा में मुझे कुछ दम नजर नहीं आ रहा। आज तक कोई ऐसा डिसीजन देखने को नहीं मिला कि भजनलाल शर्मा चर्चा में रहे हों। नेता की एक सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कि वो चर्चा में रहे, चाहे कैसे भी रहे। एक नेता वो होता है कि भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में रहता है, एक होता है दंगा करवा के चर्चा में रहता है, एक ओवैसी टाइप के भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट की वजह से चर्चा में रहे। योगी जी कानूनी व्यवस्था की वजह से चर्चा में है, ठीक है, तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन राजस्थान में इनका कोई करंट नहीं है और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद सरकार हार भी जाए, यहाँ पे बीजेपी हार जाए, तो मैं राजस्थान को तो क्रॉस करूंगा। इसका तो कोई, वैसे राजस्थान में कोई संकट वैसा है भी नहीं। उत्तराखंड में आप देखिए पुष्कर सिंह धामी साहब किस तरह से यूसीसी लागू किया, किस तरह से वहाँ जितनी भी अवैध ये बना रखे थे, कहीं भी जो है एक हरी चादर डाल करके मजार बना दिया, इन मजारों को हटाया, कई मदरसों को हटाया। तो ये भी बड़े स्तर पर यहाँ पर जो बाहर के लोग आए हुए बस गए थे और यहाँ पर धीरे धीरे अपनी डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे, उस पर एक बड़ा काम यहाँ पर चल रहा है। और वो आप देख ही रहे हैं, हल्द्वानी की घटना के बाद से लगातार ये चर्चा में है। तो हर जगह कुछ हो रहा है, केवल एक बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था और बंगाल इससे अछूता था। साउथ में जाओगे, साउथ में भी ऐसा बीजेपी है ही नहीं है। तमिलनाडु में है, कल को देखो अन्नामलाई यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, पर अभी यहाँ पर स्थिति नहीं है। बिहार में अगर बात करी जाए तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। बिहार पहले जंगल राज से जूझ रहा था, गड्ढे थे, गड्ढे गड्ढे मतलब जेडीयू ने गड्ढे कर दिए थे बिहार में, लूटपाट है ना, सबसे रंगदारी वसूली जा रही है। लालू यादव को लग रहा है कि भाई मेरी बेटी की शादी है, इसमें गाड़ियां चलनी चाहिए, कई सारी, पूरा का पूरा शोरूम खाली करवा लिया, सब चल रही हैं गाड़ियां, कुछ भी चलता था। आईएएस पीसीएस की जो पत्नियां थी उनके साथ अभद्रता चल रही है, कुछ भी, किसी को भी किडनैप कर लिया। तो गड्ढे कर दिए थे, उन गड्ढों को भरने का काम किया था नीतीश कुमार ने, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। उन्होंने पहले गड्ढों को भरा, फ्लैट किया, जैसे तैसे बिहार को लाइन पे लाए कि लोगों को सेफ फील हो। अब भरी हुई गड्ढे वाली जो जमीन है, इस पर मीनार बनानी है, इसका काम करेंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार में रह करके अब चलाएंगे तेजी से बुलडोजर। बुलडोजर के कुछ एक्शंस इन्होंने लेने का प्रयास भी किया था। अभी जब ये नीतीश कुमार ने शपथ ली थी अभी नवंबर में, तब से जब ये होम मिनिस्टर बने थे सम्राट चौधरी, इन्होंने कुछ एक्शन ऐसे लिए थे जहां पर बुलडोजर चले भी, कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा भी, कई जगह इन्होंने धमकाया भी, लेकिन इन्होंने फुल फ्लेज्ड एक्शन नहीं लिए। राजनीति में यही होता है कि थोड़ा करके छोड़ दो, पूरा कर देते तो नीतीश कुमार फिर इस्तीफा क्यों देते। नीतीश कुमार तो कह देते कि इनको जो काम करना है कर तो पा रहे हैं, मैं कहाँ इनका रोड़ा बन रहा हूँ, देखो कितनी आसानी से सारा कुछ कर रहे हैं, फिर मुझे क्यों हटा रहे हो। अब ये कह तो सकते हैं कि भाई मुझे अच्छे से अब काम करना है तो मुझे सत्ता में आना पड़ेगा। तो जो इन्होंने 2-4 जगह बुलडोजर चला के अपना एक प्रभाव दिखाने का प्रयास किया, अब वो बुलडोजर पूरे बिहार में चलेगा, पूरे बिहार में नेशनलिज्म की बयार आएगी। और सबसे बड़ी बात कि अभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, और जहां तक है पता नहीं, मैं गलत हो जाऊं क्योंकि इस मामले में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे या कोई भी बने तो वेस्ट बंगाल में भी फिर दवाई छिड़की जाएगी। और जब दवाई छिड़की जाएगी तो यहाँ से कीड़े निकल के भागेंगे। वो कीड़े उड़ीसा भागेंगे, झारखंड भागेंगे, बिहार भागेंगे, हो सकता है असम भागें। तो असम में व्यवस्था है, उड़ीसा में व्यवस्था है, झारखंड वालों से सेटिंग चल रही है, बिहार में व्यवस्था नहीं थी। अब बिहार में सम्राट चौधरी आ जाएंगे तो इन कीड़ों का ऐसा इलाज करेंगे कि यहाँ से हटाया ही जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि जो बिहार में एसआईआर हुआ था और जो लोग फर्जी, जो मरे हुए लोग थे और उनके भी वोटर आईडी कार्ड बने रखे हैं, उनके नाम पे वोट पड़ रहे थे या उनके नाम पे राशन रिलीज हो रहा है, उनके नाम पर स्कीमों का लाभ आ रहा है, बोले ये सब बंद होगा। और बोले ऐसा ही बंगाल में करना चाहिए
क्यों नहीं कर रही ममता बनर्जी ऐसा, ये इस बात को लेकर के बड़े आक्रामक हैं। तो आप देखोगे जब बंगाल में दवाई छिड़की जाएगी तो बिहार का जो कोना बचा रह जाएगा उसको कवर अप करेंगे सम्राट चौधरी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार को मिलने वाला है एक नया योगी नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा। योगी फिर भी सॉफ्ट है, उठपुट बयान नहीं देते। हेमंत बिस्व शर्मा तो साफ साफ कह देते हैं कि पवन खेड़ा का पवन पेड़ा बना दूंगा, मियाँ मुसलमान वालों का वोट नहीं चाहिए, यहाँ पर ये मदरसा नहीं चलेगा। योगी जी का तो फिर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच है। पर आप देखेंगे सम्राट चौधरी का बोलेंगे कम, ये हो सकता है कई बार एक एक्सट्रीम बयान देना फिर कई दिन तक बोलेना, ऐसा हो सकता है। बट आपको एक तरफा कार्रवाई देखने को मिलेगी, कोई रोक टोक नहीं बीच में। और विद द टाइम बिहार को भी कास्ट पॉलिटिक्स से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। नेशनलिज्म की भावना रखी जाएगी, कास्ट पॉलिटिक्स को बाहर किया जाएगा और हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा लगता है। बाकी जो भी होता है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।